चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 1.5 1.5.2 मोल को आज हमने कंटिन्यू करना है। मोल से पहले हमने 1.5 में एवोगाड्रोस नंबर की बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे मोल के बारे में। मोल क्या चीज़ है और मोल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इन दो चीज़ों को आज हमने क्लैरिफाई करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? Substance that contains 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23 particles. Again, particles may be atoms, may be ions, may be molecules. बात क्लियर हो गई? डेफिनेशन से हम इसको मज़ीद एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास बात क्या हो रही है। देखें, जैसे हमारे पास 1 डज़न इक्वल होता है 12 पार्टिकल्स के। अगर मैं कहता हूँ 1 डज़न बनानास, माइंड में क्या बात आती है? 12 बनानास। अगर मैं कहता हूँ 1 डज़न ऑरेंजेस, माइंड में क्या बात आती है हमारे पास? 1 डज़न ऑरेंजेस। अगर मैं कहता हूँ 1 डज़न मार्कर, मतलब क्या हो गया हमारे पास? 1 डज़न मार्कर्स। जिस तरह हमारे पास 1 डज़न 12 पार्टिकल्स के इक्वल है, इसी तरह हमारे पास 1 मोल जो है वो 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल के इक्वल है। बात क्लियर हो गई? मकसद क्या है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स ले लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस के आप इतने पार्टिकल्स ले लेते हैं, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? उसकी क्वांटिटी हमारे पास 1 मोल बन जाएगी। अगर आप इतने मार्कर्स ले लेते हैं तो मार्कर कितने होंगे आपके पास? 1 मोल मार्कर होंगे। अगर आप इतने ऑरेंजेस ले लेते हैं, आपके पास कितने ऑरेंजेस होंगे? 1 मोल ऑरेंजेस होंगे। अगर आप इतने बनानास ले लेते हैं, आपके पास इतने 1 मोल आपके पास बनानास बन जाएंगे। बात क्लियर हो गई है? सो किसी भी चीज़ की जब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और आप इतनी काउंटिंग कर लें 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23, तो आपके पास वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी? वो 1 मोल आपके पास बन जाएगी। आप ह्यूमन बींग्स को कैलकुलेट करना शुरू करें, काउंट करना शुरू करें, जब तक आप इतने कैलकुलेट कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स की क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास? वो आपके पास 1 मोल बन जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह 1 डज़न 12 पार्टिकल के इक्वल है, इसी तरह 1 मोल 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 के इक्वल है। बात क्लियर? पार्टिकल्स का यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू, पार्टिकल्स आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे पास मोल क्या चीज़ है। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको और भी बता दूँ, अगर आप इस क्वान्टिटी से कम कर लेते हैं तब भी वो 1 मोल नहीं होगा। अगर आप इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं तब भी 1 मोल वो नहीं होगा। सपोज करें आप मार्कर्स की क्वांटिटी कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। काउंटिंग में अगर आपने एग्जैक्ट इतनी काउंटिंग आपके पास आ गई तो ये मार्कर 1 मोल होंगे। अगर आपके पास एग्जैक्ट इतनी ना आई, कम आ गई, तब भी ये 1 मोल नहीं होंगे, ज़्यादा आ गई तब भी वो 1 मोल नहीं होंगे। बात क्लियर? सो ये हमारा पहला पॉइंट है, मोल को क्लैरिफाई करना। इसको हमने क्लियर किया है कि मोल क्या चीज़ है हमारे पास, इसको हमने डिफाइन कैसे करना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। सेकंड जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, ये जो हमारे पास ये 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 आपको नज़र आ रहा है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? हमने एवोगाड्रो नंबर में इसको डिटेल से डिस्कस किया है। इसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं कि ये नंबर जो है बाजार तो बहुत छोटा सा नंबर आ रहा है, लेकिन ये कितना बड़ा नंबर है। आपने कभी स्ट्रॉबेरीज देखी होंगी? अगर हम स्ट्रॉबेरीज को लेंथ के सीक्वेंस में अरेंज करना शुरू करें, इस तरह ये हमारे पास स्ट्रॉबेरीज के साथ हम स्ट्रॉबेरीज को अरेंज करना शुरू करें, तो आपको पता है कि अगर हम इतनी स्ट्रॉबेरीज ले लेते हैं 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 स्ट्रॉबेरीज अगर हम ले लेते हैं, तो वो कितनी स्ट्रॉबेरीज होंगी? उन स्ट्रॉबेरीज को अगर आप लेंथ के सीक्वेंस में अरेंज करना शुरू करें तो इन स्ट्रॉबेरी से आप अर्थ के एक चक्कर को भी कंप्लीट कर सकते हैं, तब भी ये स्ट्रॉबेरीज कंप्लीट ख़त्म नहीं होगी। आप इन स्ट्रॉबेरी से अर्थ का दूसरा चक्कर भी कंप्लीट कर सकते हैं, तब भी ये स्ट्रॉबेरीज ख़त्म नहीं होंगी। जब आप अर्थ का तीसरा चक्कर कंप्लीट करेंगे तब ये स्ट्रॉबेरीज क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कि ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इतनी स्ट्रॉबेरीज अगर हम ले लेते हैं, उन स्ट्रॉबेरीज को अगर हम लेंथ के सीक्वेंस में अरेंज करना शुरू करें तो इतनी स्ट्रॉबेरीज से अर्थ के हम इर्द गिर्द 3 चक्कर लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक बात। दूसरी बात, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि अगर पूरी दुनिया के लोग अगर नॉन स्टॉप काउंटिंग करना शुरू करें तब भी इतनी काउंटिंग करते करते 11 साल लग जाएंगे। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है। एक हमारे पास स्ट्रॉबेरी वाला एग्जाम्पल, एक हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल। पूरी दुनिया के लोग
अगर नॉन स्टॉप इतनी काउंटिंग करेंगे तब भी 11 साल लग जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा जो हम बात करेंगे, मोल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? केमिस्ट्री में रिएक्शंस को मेजर करने के लिए, रिएक्शंस में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम मोल का यूनिट यूज़ करते होते हैं। देखें, मैं आपको बहुत सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम चिकन बनाते होते हैं घर में, कोई भी हम सालन बनाते हैं, सपोज़ करें हम 1 kg बना रहे हैं, उसमें हम क्वांटिटीज़ कोई और डालते हैं। हम क्वांटिटीज़ अगर उसमें ऑयल जितना डालते हैं, प्याज जितना डालते हैं, जितना मसाला डालते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास मिक्स करके क्वांटिटी हम लेते होते हैं। अगर हमने ½ kg बनाना है, उसमें हम कोई और क्वांटिटी डालते हैं। इसी तरह हम जस्ट सपोज़ कर रहे हैं, जस्ट हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि सपोज़ अगर हमने वाटर बनाना है तो हमने क्या चीज़ लेना है? हमने हाइड्रोजन लेना है 1 मोल, और हमने ½ मोल क्या लेना है? हमने ऑक्सीजन लेना है। हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा? हमारे पास H2O बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1 मोल हाइड्रोजन ले आओ, तो 1 मोल हाइड्रोजन आप कैसे लेके आएंगे? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स काउंट करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स काउंट नहीं कर पाएंगे। सो इसका हल क्या है? इसका आसान हल निकाला गया है। वो कैसे? कि मोल का एटॉमिक मास के साथ रिलेशन को निकाला गया है। और हमारे पास कोई भी इससे पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, हम बात करते हैं एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की। एलिमेंट हमारे पास किससे बना होता है? एटम से बना होता है। कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास मोलिकुलर और एक हमारे पास आयोनिक आते हैं। सो हमारे पास मास जो होते हैं वो 3 तरह के बनते हैं। एक एटॉमिक मास हमारे पास बनता है, सेकंड हमारे पास मोलिकुलर मास बनता है, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या बनता है? फॉर्मूला मास बनता है। बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं कहता हूँ कि आप हाइड्रोजन ले आओ 1 मोल, तो आप क्या करेंगे? 1 मोल काउंट करते करते बहुत देर लग जाएगी, ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाएंगे। सो जैसे कि मैंने कहा, इसका आसान हल क्या है? एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास के साथ मोल को रिलेट करके एक आसान हल ढूंढा गया है। वो कैसे? जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उतने ही ग्राम एलिमेंट्स में 1 मोल होगा। हम सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल से। देखें, मैंने कहा है कि जिस एटम का जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही ग्राम एलिमेंट्स में 1 मोल होता है। जैसे सपोज करें, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास जो है, कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? 12 है हमारे पास। इसके एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हमारे पास बन जाता है? हमारे पास 12 ग्राम बन जाता है। पहले हमारे पास ये क्या था? 12 AMU था। जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है? 12 ग्राम, और इसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की है कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उतने ही ग्राम एलिमेंट्स में 1 मोल होता है। अब ग्राम एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 12 ग्राम है। सो ये हमारे पास इक्वल है कितने के? 1 मोल के इक्वल है। बात क्लियर? मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ। हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं, एटम की बात तो हो गई एलिमेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अब देखिए, हमारे पास सपोज एक H2O है। अब H2O में देखें, जितना हमारे पास मॉलिकुलर मास होगा उतने ही ग्राम में उसका 1 मोल होता है। H2O का हमारे पास जो मॉलिकुलर मास है वो कितना है? हमारे पास 18 AMU हमारे पास बनता है। लेकिन अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास मोलर मास बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 18 ग्राम। और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 मोल के। सो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के एटम का एटॉमिक मास आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में जो आप रिप्रेजेंट करें वो इक्वल होता है किसके? 1 मोल के इक्वल होता है। इसी तरह मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर मास होता है उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें और वो किस चीज़ के इक्वल होता है? वो आपके पास इक्वल होता है 1 मोल के। इसी तरह आपके पास फॉर्मूला मास है, कोई भी आप फॉर्मूला यूनिट ले लें। सोडियम क्लोराइड आपके पास है, सोडियम क्लोराइड का हमारे पास फॉर्मूला मास कितना बनता है? 58 बनता है, 58.5 बनता है हमारे पास। अब 58 हमारे पास जो AMU है इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें, मोलर मास बन जाएगा। और ये जो हमारे पास मोलर मास है ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोल, और इसका हमने यूज़ भी डिस्कस कर लिया कि यूज़ कहाँ पे किया जाता है। मज़ीद हमने कहा है कि इसको आपने लेना कैसे, इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसका आसान हल मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम ले आओ तो बहुत मुश्किल है। उसका आसान हल क्या है? एटॉमिक मास के साथ, मॉलिकुलर मास के साथ, फॉर्मूला मास के साथ मोल को रिलेट किया गया है। कैसे?
कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उसके ग्राम एलिमेंट्स में उतने ही हमारे पास 1 मोल मौजूद होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ही ग्राम में हमारे पास 1 मोल मौजूद होता है। अब देखें, कार्बन है हमारे पास एटॉमिक मास है, ग्राम एलिमेंट्स हमारे पास कितना है 12 ग्राम है, ये हमारे पास 12 ग्राम की इसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास H2O है, H2O हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, ग्राम में रिप्रेजेंट करें 18 ग्राम है, ये आपके पास जो है ग्राम मोलर मास ये किसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल है। सोडियम क्लोराइड है आपके पास फार्मूला यूनिट में हमारे पास फार्मूला मास कितना बनता है 58 बनता है, ये 58 आपने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, ये आपके पास 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह आप H2SO4 ले लें, H2SO4 अगेन हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसका हमारे पास एटॉमिक मास कितना बनता है 98 AMU है, इसको आप रिप्रेजेंट करें ग्राम में कितना बन जाएगा 98 ग्राम, और ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, ये आपके पास 1 मोल के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मोल एंड यूज़ ऑफ मोल, और हमने एक्सप्लेनेशन भी की है। नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करने लगे, हमने न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, मोल्स को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमारे पास 2 फार्मूलाज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, कोई भी आपको सब्सटेंस गिवन होगा, सपोज करें आपको H2O गिवन है, H2O का आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। सपोज आपको गिवन है कि H2O हमारे पास जो है ना 12 ग्राम H2O आपको गिवन है, ठीक है, 12 ग्राम H2O आपको गिवन है, और आपसे ये पूछा गया है कि 12 ग्राम ऑफ H2O में कितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। बात क्लियर हो गई। 12 ग्राम H2O आपको गिवन है और ये पूछ रहे हैं कि अगर हम 12 ग्राम H2O ले लेते हैं, एक गिलास में हमने 12 ग्राम वाटर ले लिया है, अब उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। उसका आसान तरीका क्या है, आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपके पास गिवन मास, आपको गिवन मास हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास हमें गिवन है 12 ग्राम डिवाइडेड बाई आपके पास मोलर मास आपके पास आएगा, और मोलर मास मैं यहाँ पे m मास लिख देता हूँ, m मीन्स मोलर और हमारे पास मास। सो हमारे पास H2O का जो मोलर मास है वो कितना हमारे पास बनता है, वो हमारे पास बनता है 18 ग्राम। बात क्लियर है। गिवन मास हमें गिवन है कितना, हमारे पास 12 ग्राम है, और मोलर मास हमारे पास कितना बनता है, वो हमारे पास 18 बनता है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका होगा नंबर ऑफ मोल्स का। 12 ग्राम ऑफ H2O में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। कैसे सिंप्लीफाई करें, अगर हम करते हैं कि 6 2 12 और हमारे पास 6 3 18, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करें, कैसे करेंगे, पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0 एंड अगेन 6 3 18 हमारे पास अगेन 2 आ जाएगा, फिर 0 फिर एंड 6 हमारे पास ये चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास ये, ठीक है। सो हम लिख देते हैं कि 0.67 12 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे, 0.67 नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे। बात क्लियर हो गई। सो पहला फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए आपके पास क्या है, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे आपको गिवन मास मालूम होगा, मोलर मास आपने कैलकुलेट करना होगा। जब दोनों आपके पास आ जाएंगे, गिवन मास साथ आपके पास मोलर मास, आप नंबर ऑफ मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, सेकेंड फॉर्मूले में आपने मास ऑफ सब्सटेंस, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, आपने ये जो मास है ये मास आपने क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। क्लियर। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले को आपने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास ये मेन फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपके पास क्या चीज आ गई, आपके पास गिवन मास है और आपके पास मोलर मास। इस फॉर्मूले से आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आपको मास गिवन होगा, मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपने मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास तो आप कैलकुलेट करेंगे दोनों सूरतों में, उस फॉर्मूले में भी इस फॉर्मूले में भी। तो आप फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करें, मास ऑफ सब्सटेंस कर लें, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे किसके साथ, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए, मल्टीप्लाइड बाई आपके पास मोलर मास है। इसी तरह आपने इसको
कैलकुलेट कर लेना है। जब भी जितनी भी आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे वो नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू आप पुट कर देना, मोलर मास की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मोल, यूजेस ऑफ मोल, और हमने एक्सप्लेनेशन भी की है। इसके अलावा हमने 2 फार्मूलेस को भी डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने। इन केस अगर हमें मास गिवन है, मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है और हमने मास कैलकुलेट करना है किसी भी सब्सटेंस का, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। इस सूरत में भी हमने मोलर मास कैलकुलेट करना होगा।